स्वागत है। हम धातु रूप पढ़ रहे हैं जो कि सभी, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या प्राइमरी का हो, किसी भी में धातु रूप शब्द रूप प्रायः पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग विधि लिंग लकार, लट लकार आदि कुछ लकारों को हमने पढ़ लिया है और अभी कुछ लकार बाकी हैं जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम आज आश्र लिंग का रूप सिद्धि पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आश्रलिंग आशीर्लिंग आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग होता है। आशीर्लिंग का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में होता है, यानी जब हम किसी को आशीर्वाद देना हो और ऐसे वाक्य का संस्कृत में हमें अनुवाद करना हो और उसमें आशीर्वाद दिया हो तो उसको हम लिंग लका आशीर्लिंग में ले जाएंगे। इसका रूप चलता है भूयाद भूयास्ताम भूयासु। इसका रूप चलता है भूयाद भूयास्ताम भूयासु। भू धातु से यासुट प्रत्यय जुड़ने से भूयाद भूयास्ताम भूयासु इस तरीके से जुड़ जाता है। ये एक तरीके का ट्रिक है शॉर्टकट में याद करने का। अभी जब हम इस पे प्रश्नोत्तरी ढेर सारा करवाएंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना भी सिलेबस कवर कर पाऊँ पीजीटी या किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो उन सब का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम भू धातु से लिंग लकार ले आए। आप जानते हैं तिप्तस झी सिप्थस था। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है लकारों के स्थान पर तिप्तस आदि ये प्रत्यय हो जाए। ये तिप्तस झी आदि 18 प्रत्यय हैं। तिप्तस झी सिप्थस था, इट वहिंग महिंग, ता आताम झ, था साथाम ध्वम, सॉरी तिप्तस झी सिप्थस था, मिप वस मस, ये परस्मय पद के 9 प्रत्यय हो गए। फिर आत्मनेय पद के 9 प्रत्यय हैं। ता आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग, ये 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। तो अभी हम परस्मय पद सिद्ध कर रहे हैं। परस्मय से पद सिद्ध करने के बाद फिर हम आत्मनेय पद को सिद्ध करेंगे। तो परस्मय पद के ये जो तिप्तस आदि प्रत्यय हैं ये लकारों के स्थान पर प्रयोग होते हैं और धातोः सूत्र से या धातु के बाद प्रत्यय लगते हैं। धातु सूत्र तृतीय पाणिनि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय का है। तो तृतीय अध्याय में जो भी प्रत्यय आते हैं वो धातु के बाद लगते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्यय तृतीय अध्याय के हैं तिप्तस झी आदि, तो ये धातु के बाद लगेंगे। तो भू धातु से हम तिप प्रत्यय ले आए लकार के स्थान पे। फिर यासुट परस्मय पदेशु उदात्तो ङिच्च, ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है धातु और प्रत्यय के बीच में यासुट आगम हो जाए यदि आप लिंग लकार का प्रयोग कर रहे हो तो। क्या कहा इसने? फिर से देख लीजिए। यदि आप लिंग लकार का वाक्य बना रहे हैं तो धातु और प्रत्यय के बीच में आपको यासुट आगम करना पड़ेगा और वह गित हो। गित होने का अर्थ यह होता है कि उसमें गुण आदि कार्य नहीं होते। भवेत, हम विधि लिंग लकार में भी यासुट को आगम किए थे, उसमें भी गुण हुआ था लेकिन वो यासुट के पहले गुण हो गया था, है ना। यासुट आने के बाद गुण नहीं होता है। गित होने का तात्पर्य यही है कि गुण निषेध हो जाता है। तो यहाँ पर यासुट आगम हो गया है, डायरेक्ट प्रत्यय के बाद तुरंत आ गया है यासुट, इसलिए यहाँ पर गुण का निषेध हो गया है। यासुट में जो टकार है उसकी हलंत्यम से संज्ञा होकर तसे लोपा से लोप हो जाएगा और उकार के उपदेशे अजनुनासिक से संज्ञा होकर तसे लोपा से लोप हो जाएगा। यास शेष बचेगा। अच्छा, अब हमारा रूप बनेगा भू प्लस यास प्लस सुट प्लस ती। अच्छा, सुट इसमें आगम हो जाएगा। सुट तिथो एक सूत्र है, यह कहता है यदि किसी प्रत्यय में बाद में तकार और थकार हो, यदि लिंग लकार के तकार और थकार प्रत्यय परे में हो तो सुट का आगम हो जाए। अब यहाँ पर सुट का आगम हो गया तो सुट में भी फिर वही है, टकार के हलंतम से संज्ञा हो करके तसे लोपा से लोप हो जाएगा और उकार का उपदेशे अजन नासिक से संज्ञा हो करके तसे लोपा से लोप हो जाएगा। हमारा रूप बनेगा भू प्लस यास प्लस स प्लस ती। अब ऐसा हमारा रूप बना। अब एक ती में एक जो इकार लगा हुआ है उस इकार का इतश्च सूत्र से लोप हो जाता है। इतश्च कहता है कि जो गित लकार है उन गित लकारों में आए हुए इकार का लोप हो जाए। तो ती में जो ई है इतश्च इस सूत्र से लोप हो गया। अब हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस स प्लस त। इसके बाद एक सूत्र आता है, इसको संयोगाद्योर अंते च, संयोगाद्योर अंते च। यह सूत्र कहता है कि यदि अंत में दो प्रत्ययों का दो वर्णों का संयोग हो रहा हो और वह संयोग वाला वर्ण शकार हो तो उस सकार का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक प्रत्ययों का संयोग हो रहा है। एक स त,
तो 2 स हो गए, एक त, तो 3 वर्णों का यहाँ पे ये संयोग हो रहा है। तो संयोग होने की वजह से इसमें ये जो मध्य के दोनों सकार है, इन सकारों का लोप हो जाएगा। सकार का लोप हो जाएगा, तो हमारा भू प्लस यास प्लस त ऐसा रूप बचेगा। इसका हम संधि कर देंगे, मतलब मेल कर देंगे, तो भू यात हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। भू से हम तिप ले आए, तिप तस झी आदि सूत्र से लकार के स्थान पे। फिर यासुट परस्मय पदे सुधातुंग गिच्च, इस सूत्र से परस्मय पदी यदि आप रूप सिद्ध कर रहे हैं धातु का, तो लिंग लकार यदि परे में हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में यासुट आगम हो जाए और वह गित हो। गित होने का फल क्या है? गुण आदि कार्य नहीं होंगे। फिर उसके बाद सुट तिथो आता है, यह कहता है यदि लिंग लकार हो और बाद में त और थ प्रत्यय हो, प्रत्यय का आदि वर्ण त अथवा थ हो, तो वहाँ पर सुट का भी आगम हो जाएगा। फिर इन सब की हम हलंत्यम और उपदेशीय जन नासिक से इत संज्ञा करके तसे लोपा से लोप कर देंगे। भूयास प्लस त ऐसा हमारा रूप बना। इतश्च में ती में जो इकार है उसका लोप कर दिए। फिर संयोगाद्योर अंते च, इस सूत्र से दोनों सकार का हम लोप कर दिए। भूयात हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब हम भूयास्ताम प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप सिद्ध करेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन में हम भू से तस प्रत्यय ले आएंगे। तिप तस झी, झी बहुवचन में, तस द्विवचन में, तो तस प्रत्यय द्विवचन में ले आए। फिर उसके बाद फिर वही यासुट परस्मय पदे सुधातुंग गिच्च से हमें यासुट करना होगा। क्यों? क्योंकि यह लिंग लकार है और लिंग लकार यदि परे में हो तो धातु और प्रत्यय के बीच में यदि वह परस्मय पद के धातु रूप आप सिद्ध कर रही हो तो यासुट आगम हो जाएगा लिंग लकार परे होने पर। तो यहाँ लिंग लकार परे है और यह परस्मय पदी की धातु है, अतः यहाँ पर यासुट का आगम हो गया है। तो यासुट का आगम होने से भू प्लस यासुट प्लस सुट प्लस तस ऐसा हमारा रूप बना। सुट भी आगम हो गया सुट तिथो सूत्र से। यह क्या कहता है? यह कहता है यदि लिंग लकार के तकार और थकार प्रत्यय के वर्ण बाद में हो तो सुट का भी आगम हो जाए। तो सुट में भी वही टकार के हलंतम से उपदेशीय अजनुनासिक से संज्ञा हो के उकार की तसे लोपा से लोप हो जाएगा। रूप हमारा बचेगा भू प्लस यास प्लस स प्लस त। फिर वही एक स्कोह वाले से ये सूत्र हमने जो पढ़ा था, इसको संयोगाद्य और अंत्य च, इस सूत्र से एक सकार का हम लोप कर देंगे। फिर झलो झली एक सूत्र आता है, यह कहता है यदि झल प्रत्याहार के बाद पुनः झल प्रत्याहार हो और दोनों झलों के बीच में यदि शकार हो तो उस सकार का लोप हो जाए। तो भूयास में यहाँ देखिए ये जो सकार हैं, ये सकार झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? झभय में झ से लेकर के और हल के लकार तक का इतने वर्ण आते हैं। और इस झल में सकार भी आ जाता है, श श र, इसमें सकार भी आ जाता है। तो इस दंत सकार के बाद इधर झल के अंतर्गत तकार भी आता है। तो इधर के झल और उधर के झल, दोनों झलों के बीच में यदि सकार हो तो सकार का लोप हो जाए। तो यहाँ पे दोनों सकार के बीच में ये स है, इसका इससे लोप हो गया। फिर संयोगांत होने से एक सकार का फिर लोप हो, सकार का झलो झली सूत्र से लोप हुआ, सॉरी सिर्फ झलो झली से ही लोप होगा। उसके बाद हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस त। फिर से देख लीजिए, कंफ्यूजिंग हो गया, 2-3 सूत्र साथ में बता दिए। भू से हम तस ले आए, फिर यासुट परस्मय पदे उदात्तुंग गिच्च से हम यासुट आगम किए। यासुट आगम किए क्योंकि यह लिंग लकार है और तकार और थकार प्रत्यय यदि परे में हो तो सुट का भी आगम हो जाता है। हम सुट भी ले आए, टकार की हलंत्यम से और उकार के उपदेशीय अजनुनासिक से संज्ञा करके तसे लोपा से लोप कर दिए। हमारा रूप बचा है भू प्लस यास प्लस स प्लस तस। फिर झलो झली सूत्र आया। झलो झली सूत्र ने कहा यदि एक झल के बाद में झल हो और दोनों झलों के बीच में यदि सकार हो तो सकार का लोप हो जाए। तो यहाँ दो इधर वाले सकार और इधर के तकार दोनों के बीच में फिर एक सकार है, उस सकार का लोप हो जाएगा। तो झलो झली से लोप हो गया। अब हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस तस। फिर अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था तस्थस्थ में पाम ताम तम तामह। यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम, थ के स्थान पे त और मिप के स्थान पे अम आदेश हो जाए। तो यहाँ पे तस है, तस के स्थान पे ताम आदेश हो जाएगा। तो अब हमारा रूप क्या बनेगा? भू प्लस यास प्लस ताम, भू प्लस यास प्लस ताम। ऐसा हमारा रूप बनने के बाद क्या रूप बनेगा? भू यास ताम। यह प्रथम पुरुष द्विवचन में हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब हम आगे
प्रथम पुरुष बहुवचन रूप सिद्ध करेंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन में हम तिप तस झी प्रत्यय ले आते हैं, तो झी प्रत्यय ले आए। फिर वही यासुट परस्मैपदेश उदात्तों गित च, इस सूत्र से यदि लिंग लकार प्रत्यय परे में हो तो यासुट का आगम हो जाता है। तो यह आश्रय लिंग है और परे रहते यहाँ पे यासुट का आगम हो गया। और गित है, गित होने से भू में जो अभी तक गुण हो रहा था ओ वगैरह कार्य ये सब नहीं होगा। तो यासुट में टकार के हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। उकार का उपदेश या जन्नासिक से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। हमारा रूप बनेगा भू प्लस यास प्लस झी, ऐसा हमारा रूप बनेगा। फिर एक सूत्र आता है जेर झुस। जेर झुस क्या कहता है? यह कहता है झी के स्थान पे जुस आदेश हो जाए। तो झी के स्थान पे जुस आदेश होगा। जुस में जकार आदि है तो चुटू से जकार की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। चुटू क्या कहता है? यह कहता है यदि किसी प्रत्यय का आदि वर्ण जकार ज वर्ग अथवा ट वर्ग हो, च वर्ग अथवा ट वर्ग हो तो उनका लोप हो जाए। तो यहाँ प्रत्यय का आदि वर्ण च वर्ग है। च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण है, च छ ज झ। तो ज है यहाँ पे, इस ज का चूटू से संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा? उस बच जाएगा। हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस उस। फिर ऋतु विसर्ग करके हम भूयासु रूप सिद्ध कर देंगे। फिर एक रूप फिर हम मध्यम पुरुष एक वचन में ले आएंगे। मध्यम पुरुष में एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सिप प्रत्यय लगता है। भू धातु से हम सिप प्रत्यय ले आए, भू प्लस सिप। सिप में पकार के हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है, सी से इस बचता है। फिर यासुट परस्मैपदेश उदात्तों गित च से हम यासुट आगम किए। यासुट आगम होने में टकार की संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। उकार की भी संज्ञा होकर उपदेश या जन्नासिक से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस सी। अब उसके बाद एक इतश्च सूत्र आता है। इतश्च कहता है कि यदि जितने भी गित लकार हैं उन गित लकारों में आए हुए इकार का लोप हो जाए, तो सी में जो इकार है उस इकार का लोप हो जाएगा। हमारा रूप बनेगा भू प्लस यास प्लस स। अब इसके 2 स हो गए। अब यहाँ पर इसको संयोगादिर अंत्य च, यह सूत्र आएगा। यह कहेगा यहाँ पर जहाँ पर 2 संयोग वर्ण हो वहाँ पर संयोग वाले अंत का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सकार का लोप हो जाएगा। अब इधर वाला स शेष बच गया। अब इस स को सस जुसो रू से रू करेंगे और खरावसानो विसर्जनीय से विसर्ग करके भूयाह रूप सिद्ध कर देंगे। यह मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में हम भू धातु से थस प्रत्यय ले आएंगे। भू धातु से थस प्रत्यय आने के बाद हमारा रूप बनेगा भू प्लस या थस। फिर यासुट परस्मैपदेश उदात्तों गित च, इस सूत्र से हम यासुट का आगम किए। यासुट का आगम करने के बाद हमारा रूप बना भू प्लस यासुट प्लस थस। थस में फिर अच्छा यहाँ पर हम इसी साथ मध्यम पुरुष बहुवचन का भी देख लेते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन में थस लगता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में थ लगता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में थस को तम आदेश होगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में ता आदेश होगा। तो यासुट अभी तक आगम हुआ है और सुट तिथो सूत्र कहता है कि यदि बाद में लिंग लकार के तकार और थकार प्रत्यय हो तो सुट भी आगम हो जाए। अब हमारा रूप क्या बन गया? भू प्लस याट सुट प्लस थस प्लस था, ऐसा हमारा रूप बन गया। अब हम क्या करेंगे? सुट में और यासुट में जो टकार और उकार है उनकी संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देंगे। फिर झलोझली सूत्र आएगा। यह कहेगा कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एक झल के बाद और दूसरे झल के मध्य में यदि सकार हो तो उस सकार का लोप हो जाए। तो इधर यास में जो हलंत का सकार है और उसके मध्य में जो सकार है उस मध्य वाले सकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि आदि वाला यास में जो हलंत सकार है वह सकार झल है। ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ये थकार भी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो 2 झलों के मध्य में यदि जो सकार है इस सकार का हम लोप कर देंगे। अब हमारा क्या रूप बनेगा? भू प्लस यास प्लस थस, है ना। हमारा ऐसा रूप बनेगा। जब मध्यम पुरुष एक वचन में द्विवचन में करेंगे तो थस, मध्यम पुरुष बहुवचन में करेंगे तो थ। अब हम क्या करेंगे? थस के स्थान पे तस थस्त मिपाम ताम तम तामह, इस सूत्र से हम थस के स्थान पे तम ले आएंगे, थ के स्थान पे त ले आएंगे। तो जब मध्यम पुरुष एक वचन में हम रूप जोड़ेंगे तो हमारा भूयास्तम बनेगा और थ के स्थान पे त किए थे, मध्यम पुरुष बहुवचन में भूयास्त हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब आइए हम
उत्तम पुरुष एक वचन में, आश्रयलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगता है? मिप प्रत्यय लगता है। भू धातु से हम मिप प्रत्यय किए, यासुट परस्मैपदेश उदात्तों इस सूत्र से हम यासुट का आगम किए। यासुट आगम होने से हम हमारा रूप बना भू प्लस यासुट प्लस मिप। फिर वही टकार के हलंतम से संज्ञा कर देंगे, उकार के उपदेश अजन नासिक से संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर देंगे। अब हमारा रूप बना भू प्लस यास प्लस मी। फिर एक सूत्र आता है तस्थस्थ मिपाम तम त तामा। ये क्या कहता है? मी के स्थान पे अम आदेश हो जाता है। ये देखिए, ये जो लास्ट में अम है यह मिप के स्थान पे आदेश हो गया, तो मिप के स्थान पे आगम हो गया। अब हम इसको संधि कर देंगे तो भूयाशम रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम भू धातु से वस प्रत्यय लगाएंगे तो भूयासुट का आगम करेंगे, भूयास्व रूप बनेगा हमारा। और भूयास्म ये नित्यम गितः सूत्र से, नित्यम गितः क्या कहता है? जितने भी गित लकार है उन गित लकारों में अंतिम सकार और सकार का लोप हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा। तो वस में जो सकार है उसका लोप हो जाएगा, वह शेष बचेगा। यासुट का आगम करेंगे, यासुट में टकार और उकार का लोप हो जाएगा, यास शेष बचेगा। यास में जो सकार हलंत होगा उसको हम इसमें वस में जोड़ेंगे तो भूयास्व, मस में जोड़ेंगे तो भूयास्म रूप बनेगा। फिर से ध्यान दीजिए, भू धातु से हम वस प्रत्यय ले आएंगे, वस में जो सकार है उसका नित्यम गितः से लोप हो जाएगा, वह केवल शेष बचेगा, भू प्लस व, ऐसा हमारा रूप बनेगा। फिर यासुट का आगम कर देंगे हम, यासुट में टकार और उकार का लोप कर देंगे, यास शेष बचेगा। जब हम भू प्लस यास प्लस व ऐसा रूप हमारा बना उसका संधि कर देंगे तो भूयास्व बन जाएगा। इसी तरह हम भू धातु से मस ले आएंगे और नित्यम गितः से सकार का लोप कर देंगे तो हमारा भू प्लस म ऐसा रूप बना। भू प्लस म ऐसा रूप होने के बाद फिर हम वही यासुट आगम कर देंगे, यासुट में टकार और उकार के संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप करके भू यास्म हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए, भू प्लस यास प्लस व जोड़ेंगे तो भूयास्व, म जोड़ेंगे तो भूयास्म, ये हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब हमने लिंग लकार पढ़ लिया, अब हम लुंग लकार पढ़ेंगे। लुंग लकार का प्रयोग सामान्य भूतकाल के लिए किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भूतकाल 3 प्रकार का होता है और भविष्यकाल भी 3 प्रकार का होता है। जैसे हम इंग्लिश में टेंस हल करते हैं तो टेंस में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो इंग्लिश में 4 भेद हम लोगों ने किए थे, लेकिन संस्कृत में हमारा 3 भेद होता है। 3 भेद हमारा पास्ट का होता है और 3 ही भेद हमारा उसका होता है, 3 भेद पास्ट के, 3 भेद फ्यूचर के, प्रेजेंट के 4 भेद हो जाते हैं, जिसमें से लट लकार वर्तमान काल का हो गया, फिर आसरलिंग, फिर विधिलिंग, फिर लोट लकार, इस तरीके से हमारा भेद हो गया। तो अभी हम लुंग लकार पढ़ रहे हैं। लुंग लकार सामान्य भूतकाल के लिए होता है। अनद्यतने लंग से जो लंग लकार होता है, जो कल का भूतकाल है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं, और जो बहुत पहले का भूतकाल है, जो परोक्ष भूतकाल है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे युधिष्ठिरो बभूव, उसका रूप चलता है बभू बभूतु बभूवु। अब हम यहाँ पे लुंग सिद्ध करेंगे। लुंग में भू धातु से हम लुंग ले आए, लुंग में अंग की संज्ञा हो जाएगी, उकार की संज्ञा हो जाएगी, ल शेष बचेगा। तो तिप्तस झे सिप्तस्थ, इस सूत्र से यह कहता है कि लकारों के स्थान पे तिप्पादि आदेश हो जाए। तो भू से हम तिप प्रत्यय ले आए, तिप में पकार के हलंसन से संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर दिया, ती हमारा शेष बचा। अब चली लुंगी एक सूत्र आता है, चली लुंगी, यह सूत्र कहता है यह शप विकिरण का बाधक है। अभी तक तिंग सित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती, सार्वधातुक संज्ञा होने का फल था कर्तरी शप से शप का आगमन, लेकिन यह चली लुंगी यह सूत्र सबादि का अपवाद सूत्र है, उसका बाधक है। यह कहता है कि भू धातु से लुंग लकार यदि परे में हो तो वहाँ पर धातु और प्रत्यय के बीच में चली का आगम हो जाए। तो यहाँ पर भू धातु प्रत्यय के बीच में चली आगम हो गया। फिर उसके बाद चले सिच एक सूत्र आता है, यह कहता है चली को सिच आगम हो जाए, सिच आदेश हो जाए, तो चली के स्थान पे सिच हो गया। अब सिच में एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, लुंग लंग रिंग छड़ उदात्ता है। यह क्या कहता है? यह कहता है लुंग लकार, लंग लकार और रिंग लकार यदि परे हो तो धातु के पहले अट आगम हो जाए, धातु के पहले अट आगम हो जाए, तो अट में टकार की संज्ञा हो जाएगी, अशेष बचेगा। अब हमारा रूप बनेगा अ भू प्लस सिच प्लस ती, ऐसा हमारा रूप बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सिच का एक सूत्र आता है,
गति स्था घू पा भूभ्यः सिच परस्मै पदेषु। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है यदि गति अर्थक धातु हो, स्था धातु हो, घू धातु हो, पा धातु हो और भू धातु हो तो इनके परे जो सिच होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भू धातु है, भू धातु के परे जो सिच है उसका लोप हो जाएगा। अब हमारा रूप क्या बनेगा? अभू प्लस ती। इतश्च सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी गित लकार होते हैं उन गित लकारों में इकार का लोप हो जाएगा। तो इकार का लोप हो जाएगा, तकार हमारा शेष बच जाएगा। हम संधि कर देंगे तो हमारा रूप अभूत यह सिद्ध हो जाएगा। यह प्रथम पुरुष एक वचन में लुंग लकार का रूप हमारा सिद्ध हो गया। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में हम रूप सिद्ध करेंगे। द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है? तस प्रत्यय आता है। भू धातु से हम तस प्रत्यय ले आए। फिर वही चली लुंगी से लुंग लकार यदि परे हो तो चली का आगम हो जाता है धातु और प्रत्यय के बीच में, और चले सिच से उस चली को सिच आदेश हो जाता है। फिर लुंग लंग रिंग चढ़ुदात्त इस सूत्र से अटागम होगा और वह धातु के पहले होगा। तो भू धातु है, भू धातु के पहले अटागम होगा, टकार की संज्ञा होकर अशेष बचता है। अब हमारा रूप बना अभू सिच प्लस तस, ऐसा रूप बना। फिर तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामा, यह सूत्र से हम तस के स्थान पे ताम ले आएंगे, तस के स्थान पे हम ताम ले आएंगे। अब हमारा क्या रूप बनेगा? अभू सिच प्लस ताम। फिर वही घतिस्था घूपा भूभ्य सिच परस्मै पदेषु। इस सूत्र से यदि गति अर्थक धातु हो, स्था धातु हो, घू धातु हो, पा धातु हो और भू धातु हो तो इनके बाद आए हुए सिच का लोप हो जाए परस्मै पद प्रत्ययों में। तो यहाँ पर भू धातु में जो सिच है उस सिच का लोप हो जाएगा। अब हमारा क्या रूप बना? अभू प्लस ताम। तो इसका हम संधि कर देंगे तो अभूताम। प्रथम पुरुष द्विवचन में अभूताम हमारा रूप सिद्ध हो गया। अब हम प्रथम पुरुष बहुवचन सिद्ध करेंगे लुंग लकार में। लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय आता है, तिप्त झी झी आएगा। तो झी हम ले आए भू धातु से झी प्रत्यय। फिर वही चली लुंगों से हम सप को बाध करके लुंग लकार में धातु और प्रत्यय के बीच में चले जुड़ जाता है, और चले सिच से हम उस चले के स्थान पे सिच आदेश कर दिया। तो हमारा रूप बना भू प्लस सिच प्लस झी। फिर वही लंग लुंग रिंग छठुदात्त, यदि लुंग लकार हो, लंग लकार हो और लिंग लकार हो, यानी लुंग लकार सामान्य भूतकाल, लंग लकार यानी अनद्यतन भूतकाल। जैसे कल मैं बनारस गई थी, मैं कल गई थी, तो वो पिछला वाला कल है, अनद्यतन कल है, जो आज का नहीं कल था वो वाला कल है, तो उसमें अनद्यतन लंग लकार का प्रयोग होता है। सामान्य भूतकाल, अनद्यतन भूतकाल और क्रिया के हेतुमत जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है वैसे स्थान पे। तो लिंग लकार में अट का आगम होता है धातु के पहले, तो धातु के पहले अट का आगम होगा, टकार की संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा, अशेष बचेगा। अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस सिच प्लस झी। अब हमारा रूप बनेगा अभू प्लस सिच प्लस झी। फिर उसके बाद गतिस्था भूपा भूभ्य सिच परस्मै पदेषु। इस सूत्र से भू धातु, गति धातु, गत्यर्थक धातु, स्था धातु, भू धातु, पा धातु यदि ये परे में हो तो सिच का लोप हो जाए। तो सिच का हम लोप कर देंगे, तब हमारा रूप क्या बनेगा? अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस झी, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर अभू झो अंत, एक सूत्र आता है झो अंत, कहता है कि झी के स्थान पे अंत आदेश हो जाए। तो झी के स्थान पे रूप बना हमारा अभू प्लस अंति। झी में झकार का सिर्फ लोप हुआ था, झा के स्थान पे हुआ था, तो ई अभी भी शेष बचा हुआ है। अब उस ई को इतश्च से हम लोप कर देंगे। अब हमारा अभू प्लस अंत ऐसा रूप बना हमारा। ऐसा रूप बनने के बाद फिर हम ले आएंगे भूवो पुंग लुंग लिटोह। यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है भू धातु से यदि लुंग लकार परे में हो तो वहाँ पर हम वुक का आगम कर देंगे। वुक का आगम होने से ककार की हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और उकार का उपदेश या जन नासिक से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस वुक प्लस अंति। अंति में इकार का हम इतश्च से लोप ही कर दिए हैं, तो अब हमारा रूप बना अंत। अभू भू प्लस अंत, ऐसा हमारा रूप बना। अब संयोगांत से लोप से जो वकार है, इस वकार का हम वकार के बाद ये जो आ है उस अ को
इस वकार हलंत वाले वकार में जोड़ देंगे तो अभू ऐसा पूरा हो जाएगा। फिर संयोग वाला नकार और तकार की संयोग संज्ञा हुई है तो संयोग में जो अंत वर्ण होता है संयोगांत से लोप से उसका लोप हो जाता है। तो नकार और तकार में दोनों संयोग वर्ण हुआ है, संयोग संज्ञा हुई है इनकी, और इनका अंतिम वर्ण जो तकार है उसका हम यदि लोप कर देंगे तो अभुवन हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। हम भू धातु से मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन में झे प्रत्यय ले आए, फिर चले लुंगह से हम चली ले आए, सबको बाध करके। लिंग लकार यदि परे हो तो धातु प्रत्यय के बीच में चली आदेश होता है। चले सिच से उस चली के स्थान पे सिच कर दिए। लंग लुंग छठ उदात्त से अट आगम कर दिए धातु के पहले। फिर उसके बाद गतिस्था घूपा भूभ्य से हम सिच का लोप कर दिए। लोप करने के बाद हमारा अभू प्लस झी ऐसा रूप बना। फिर झो अंत से झ के स्थान पे अंत आदेश कर दिए तो अब हमारा रूप बना अ प्लस भू प्लस अंत प्लस ई, क्योंकि झकार का इकार है तो ई बचा हुआ है। अब उसका हम इतश्च से यहीं पर लोप कर देते हैं। यहाँ पर लोप कर देंगे तो अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस अंत, ऐसा रूप बनेगा। भू वो लिंग लुटो से यह कहता है कि यदि भू धातु के बाद लुंग लकार हो अथवा लिट लकार हो तो वहाँ पर उक का आगम हो जाए। तो यहाँ लिंग लकार है, लिंग लकार में वुक का आगम हो जाएगा तो अब हमारा वुक में ककार और उकार की संज्ञा होके वह शेष बचेगा और वह शेष भू में जाकर के जुड़ जाएगा। अब हमारा रूप बन गया अ प्लस भू प्लस अंत। अंत बनने के बाद नकार और तकार की संयोग संज्ञा हुई है और संयोग संज्ञा होने से अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा। अंतस्य लोप, अंतिम वर्ण तकार का लोप हो जाएगा। अभुवन हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष एक वचन का हम रूप सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में भू प्लस चिली प्लस सिप हम ऐसा प्रत्यय ले आए सिप। फिर वही चलेह लुंगो सूत्र से हम चली ले आए लुंग लकार परे होते हुए और चलेह सिच से उस चली को सिच कर दिए। सिच करने से फिर वही गतिस्था घू पा भूभ्य से सिच का हम लोप कर देंगे। लंग लुंग रिंग छठ उदात्ता है इस सूत्र से अट का आगम करेंगे। अट में अशेष बचता है टकार के हलंत्यम से संज्ञा होके तसे लोपर से लोप हो जाता है। अब हमारा रूप बना अ प्लस भू प्लस सी। सी में जो इकार है उसका इतश्च से लोप कर देंगे। अब यह सकार बच गया अ भू प्लस स। अब सस जुसो रू से इसको रुकार कर देंगे और खरा वसानो विसर्जनीय से हम उसको विसर्ग कर देंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में अभूह रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में हम थस प्रत्यय ले आते हैं और मध्यम पुरुष बहुवचन में हम थ प्रत्यय ले आते हैं। तो फिर वही चली लुंगी से हम लुंग लकार परे रहते हम चली ले आए और चले सिच से उसको हम सिच आगम कर दिए चली को। फिर वही गतिस्था घू पा भूभ्य इस सूत्र से हम उस सिच का लोप कर देंगे। लुंग लंग रिंग छठ उदात्ता है इस सूत्र से हम अट का आगम कर देंगे धातु के पहले। अट में अशेष बचता है टकार का लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर के। फिर हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस थस। यह मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में अ प्लस भू प्लस थ ऐसा हमारा। अब तस थस थ मिपाम ताम तम तामा यह सूत्र कहता है कि तस के स्थान पे ताम, थस के स्थान पे तम और थ के स्थान पे त आदेश हो जाए तो यहाँ पे थस पे तम आ जाएगा और थ पे त आ जाएगा। जब हम इसका रूप से जो इसकी संधि कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा अभूतम। मध्यम पुरुष एक वचन में अभूतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में अभूत हमारा रूप। हम तम जोड़े तो अभूतम रूप बना मध्यम पुरुष एक द्विवचन में और मध्यम पुरुष बहुवचन में अभूत रूप बना। अब हम उत्तम पुरुष लुंग लकार उत्तम पुरुष का रूप सिद्ध करेंगे अभुअम। अभुअम हम इसे सिद्ध करेंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा आइए हम देखते हैं। भू धातु से हम में प्रत्यय ले आएंगे और श्लो लुंगी से हम लुंग लकार परे रहते चली आदेश कर देंगे तो चली को चलेह सिच से सिच आगम हो जाएगा। सिच आगम होने से हमारा रूप बना भू प्लस सिच प्लस मी। अब वही गतिस्था घू पा भूभ्य इस सूत्र से सिच का हम लोप कर देंगे परस्मय पदी में तो और लंग लुंग रिंग छठ उदात्त से अट का आगम कर देंगे। अट का आगम होने से टकार का लोप हो जाएगा अशेष बचेगा। अब हमारा रूप बना अ प्लस भू प्लस मी क्योंकि सिच का तो हमने लोप कर दिया है अ भू प्लस मी ऐसा हमारा ये रूप बना है। अब उसके बाद तस्थस्थ मिपाम ताम तम तामह इस सूत्र से हम मी के स्थान पे अम आदेश करेंगे। ये मी के स्थान पे हम अम आदेश कर देंगे तो अब हमारा रूप क्या बन जाएगा अभू
प्लस अम, ऐसा रूप बना। फिर वही लुंग लकार यदि लुंग और लिट लकार यदि परे हो तो भू धातु को वुक आगम हो जाए। तो यहाँ पर भू को वुक आगम हो जाएगा। तो अब हमारा रूप बनेगा भू प्लस वुक प्लस अम। वुक में ककार की हलंत्यम शीत संज्ञा होके लोप हो जाएगा। उकार का उपदेश अजन नासिक शीत संज्ञा होके तसे लोप से लोप हो जाएगा। अभुवम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब हम उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप सिद्ध करते हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन में भू धातु से वस प्रत्यय लगता है और बहुवचन में उत्तम पुरुष में भू धातु से मस प्रत्यय लगेगा। अच्छा याद रहे अभी से वस में जो सकार है और मस में जो सकार है उसका नित्यम गितः सूत्र से लोप हो जाएगा। नित्यम गितः क्या कहता है कि जितने भी गित लकार हैं उनके उत्तम पुरुष में आए हुए सकार का लोप हो जाए। तो यह उत्तम पुरुष के रूप है। उत्तम पुरुष में आए हुए वस के सकार और मस के सकार का नित्य लोप हो जाएगा। फिर हम जब वह शेष बचेगा फिर वही सिचादि प्रक्रिया करेंगे। अटिका पूर्व में आगम करेंगे। गति स्था घूपा भूभ्य से सिच का लोप करके अभुवम अभूम। यह हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में द्विवचन में अभू, उत्तम पुरुष बहुवचन में अभूम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब हम लिंग लकार के रूप सिद्धि करेंगे। लिंग लकार में हम भू धातु से तिप प्रत्यय ले आएंगे। लिंग लकार क्रिया के हेतु जब कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। यदि आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो यहाँ एक क्रिया किसी फल की सिद्धि के लिए की जा रही है, किसी के निमित्त की जा रही है, सुख पाने के लिए कृष्ण की पूजा की जा रही है। इसलिए यहाँ यह लिंग लकार में हम इस तरीके का वाक्य यदि हम बनाएंगे तो हम धातु को लिंग लकार में प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, हम धातु से लिंग लकार ले आए। तिप तजी सूत्र से हम प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय ले आए। तिप में प्रकार के हलंत्यम से संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है, ती शेष बचता है। अब स्या तासी लुलिटो यह सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। यह कहता है कि यदि ली लकार, ली मतलब लिंग और लिट यानी सामान्य भविष्यकाल अथवा परोक्ष भविष्यकाल यानी क्रिया के हेतु से जो कार्य हो वह वाला लिंग लकार। यदि लिंग लकार और लिट लकार परे हो अथवा लुट लकार परे हो तो स्या और तासी प्रत्यय, तास प्रत्यय लुट लकार में जुड़ता है तो भविता भवितारो भवितार ऐसा रूप हमारा बना था। और रीट और लिंग लकार में स्या प्रत्यय जुड़ेगा तो धातु और प्रत्यय के बीच में स्या का आगम हो गया। तो अब हमारा रूप क्या बना, भू प्लस स्या प्लस तिप, ऐसा हमारा रूप बन गया। अब आर्ध धातुक से इट बनाते हैं। अब यहाँ पर सप यदि विकरण लगता तो सार्वधातुक संज्ञा होती और सप यहाँ पर नहीं है इसलिए इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुक संज्ञा स्या का होने से आर्ध धातुक से इट वलादे से वल आदि प्रत्यय परे रहते धातु को इट आगम हो जाए तो भू धातु को इट आगम होगा। अब हमारा रूप बनेगा भू प्लस ई प्लस स्या प्लस ते, ऐसा हमारा रूप बन गया। अब फिर वही लुंग लंग लिंग, तो हम यह लिंग लकार पढ़ रहे हैं तो लुंग लंग लिंग छठ उदाता है। इस सूत्र से हमें अटका आगम कर देंगे धातु के पहले। अटका में आगम में टकार की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, अशेष बचेगा। अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भू प्लस ई प्लस स प्लस ती। अब हमारा ऐसा रूप बन गया। अब हम क्या करेंगे, हलंत्यम से उसका टकार का तो हम पहले ही लोप कर दिया है। फिर सार्वधातुक आर्ध धातुकयों से हम गुण कर देंगे। यदि सार्वधातुक प्रत्यय परे हो अथवा आर्ध धातुक प्रत्यय परे हो तो हम इसको गुण कर देंगे। तो भू में जो उकार है वह इगंत है। इग यानी ई उ रील री, कोई भी धातु जो इगंत हो उसके इग अंग को गुण हो जाए। तो यहाँ उ है, उ को गुण होके ओ हो जाएगा। तो अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भो प्लस ई प्लस स प्लस ती, ऐसा हमारा रूप बन गया। फिर एचो अयवा यावह एक सूत्र आएगा। यह कहता है कि एच के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण हो तो उसको अब आदेश हो जाए। यहाँ भू में जो ओ है वह एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए ओ आई औ, तो ओ एच के अंतर्गत आता है और उसके बाद ई जो है वह एक स्वर वर्ण है।
उसे हम अच कहते हैं, तो वह स्वर वर्ण होने की वजह से उसको अब आदेश हो जाएगा। तो अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भव प्लस ई प्लस स्य प्लस ती, ऐसा हमारा रूप बना। तो जब इतस च से ती में जो इकार है उसका लोप कर देंगे, त शेष बचेगा। जब हम इसका रूप संधि कर देंगे तो हमारा अभविष्यत यह रूप बन जाएगा। ध्यान रहे, आदेश प्रत्यय हो एक सूत्र आता है, वह कहता है यदि इड़ प्रत्याहार अथवा कवर्ग के बाद, इड़ प्रत्याहार यानी अ ई उ री री इनसे लेकर के लड़ के ड़कार तक जितने भी वर्ण आएंगे उनको हम इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत रखेंगे। तो इड़ प्रत्याहार अथवा कवर्ग के बाद दंत शकार हो तो उसको मूर्धन्य हो जाए, तो यहाँ अभविष्यत दंत शकार को मूर्धन्य शकार होके अभविष्यत रूप हमारा सिद्ध हो गया। अब हम प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय ले आएंगे। तस प्रत्यय ले आने से फिर वही स्यता से लूटो से हम स्या का आगम किए, स्या आगम होने से आर्ध धातुकस्य इड वलादेह से यहाँ पर इट का आगम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्ध धातुकम शेष से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई है। आर्ध धातुक संज्ञा होने का फल इट का आगम है। इट में टकार की संज्ञा हो जाती है, तस से लोप हो जाता है, ई ही शेष बचता है। तो हमारा रूप बना भू प्लस ई प्लस स्य प्लस तस, ऐसा हमारा रूप बना। अब लंग लुंग लंग रिंग चढ़ उदात्त है, यह सूत्र क्या कहा? यह कहा यदि लुंग लकार परे हो धातु से अथवा लंग लकार हो अथवा रिंग लकार हो तो वहाँ धातु के पहले अट का आगम हो जाए। तो हम लिंग लकार सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर अट का आगम कर देंगे धातु के पहले। तो अट में टकार की संज्ञा होके टसेलोप से लोप हो जाता है, अशेष बचता है। अब हमारा क्या रूप बना? अ प्लस भू प्लस ई प्लस स्य प्लस तस, ऐसा हमारा रूप बना। फिर तस थस्थ मिपाम ताम तम ताम, यह सूत्र आता है, यह कहता है कि तस के स्थान पे ताम आदेश हो जाए। तो तस के स्थान पे ताम हो गया। अब हमारा रूप बना अभू प्लस ई प्लस स्य प्लस ताम। फिर सार्वधातुक अर्ध धातुक यह सूत्र आएगा, यह इगंत को गुण कर देगा। भू में जो ऊ है उसको गुण करके अ भू प्लस ई प्लस स्य प्लस ताम, ऐसा हमारा रूप बना। यह सार्वधातुक अर्ध धातु को यह क्या कहता है? यह कहता है सार्वधातुक प्रत्यय परे हो अथवा अर्ध धातुक प्रत्यय परे हो तो इगंत धातु के इक को गुण हो जाए। तो इगंत में जो ऊ है वह इक के प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, उसको गुण होके ओ हो गया। अब एचो अयवा अयावह से एच को अब आदेश हो जाएगा। तो हमारा रूप बन जाए अ प्लस भव प्लस ई प्लस स्य प्लस ताम। अब आदेश अप्रत्ययों से आदेश प्रत्ययों से हम दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर देंगे। मूर्धन्य सकार करने के बाद अभविष्यताम हमारा रूप संधि करने के बाद सिद्ध हो जाएगा। अब हम प्रथम पुरुष बहुवचन रूप सिद्ध करेंगे। 1 मिनट।